डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम पढ़ने जा रहे हैं व्हीट स्टोन सेट पर आधारित उपकरण मीटर सेतु। और मीटर सेतु से हम किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान हम ज्ञात करते हैं। तो मीटर सेट किस तरह से काम करता है, कैसा उपकरण है, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। तो देखिए, मीटर सेतु मीटर से तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मीटर ब्रिज। ओके, यहाँ पर एक फिगर में बना रहा हूँ जो कल हम लोग पढ़े थे। दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है? इस तरह से हम लोग पढ़े थे। ये दिख रहा है? फिगर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? कल हम लोग व्हीट स्टोन सेतु के बारे में पढ़े। इसी व्हीट स्टोन सेतु सिद्धांत पर आधारित है मीटर सेतु। यहाँ पे एक सेल लगा हुआ था, कुंजी पी क्यू आर एस ए बी सी डी, और इसमें था गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये कुंजी K1, इसमें कुंजी K2 थी। व्हीट स्टोन सेट पर आधारित मीटर सेट। मीटर सेट किस प्रकार का होता है, इसको जानिए। ठीक है, ओके। देखें कितने लोग एडमिट हुए। इस समय मात्र 3 लोग एडमिट हुए हैं। और इधर जब मैं पढ़ाने लगता हूँ ना, इधर ध्यान रहता नहीं है, दिक्कत हो जाता है। तो मीटर सेट मैं बना रहा हूँ। देखिए, एक लकड़ी का एक तख्ता होता है, या प्लाई का भी हो सकता है, और उस पर तांबे का एल सेप्ड, तांबे का बना होता है ये एल सेप्ड स्ट्रक्चर। इस तरह से होता है। ठीक, बीच में इस तरह से स्ट्रक्चर होगा बीच में, और एक और एल सेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि एक लकड़ी के तख्ते पर या एक पलाई के ऊपर इस तरह से तांबे के ये 3 टुकड़े हैं। 2 टुकड़े जो बाईं तरफ और दाईं तरफ है, एल सेप्ट में है, जबकि बीच वाला टुकड़ा जो है वो सीधा है। इसमें 3 संयोजक पेंच बने होते हैं। संयोजक पेंच देखिए, इसमें 3 बने हुए हैं। इसमें भी 3 संयोजक पेंच होंगे, और इसमें भी 3 संयोजक पेंच होंगे। इस तरह से ये चित्र बना हुआ है, इसको आप देख पा रहे होंगे। इस प्लेट का नाम ए रखते हैं, ए। भाई ये कम हो गया है। इस प्लेट का नाम ए होता है। ओके, तो यहाँ पर जो पेंच है इसको भी ए कहेंगे, इस पेंच को भी ए कहेंगे, और इस पेंच को भी ए हम नाम देते हैं। इसका नाम सी होता है। तो यहाँ पर जो पेंच है इसका भी नाम सी है, इसका भी नाम सी है, और इसका भी नाम सी है। ओके, यह जो पत्ती है इसका नाम डी हम रखते हैं। तो इस पेज का भी नाम डी होगा, इसका भी नाम डी होगा, इसका भी नाम डी होगा। ठीक है, ए व सी के बीच में, जैसे ए और ये सी है, 2 पेज आप देख रहे हैं।
इसमें हम 1 मीटर लंबा एक समान मोटाई का एक तार बांध देते हैं। एक समान मोटाई का होना चाहिए और ये कांस्टेंटन का हो सकता है या मैग्नीन का हो सकता है। ठीक है, अब यहां देखिए ABC, ओके। यहां से एक हम तार निकालते हैं और उस तार में एक गैल्वेनोमीटर, जिसमें शंट भी लगा होता है, गैल्वेनोमीटर है ये। फिर गैल्वेनोमीटर के दूसरे पॉइंट से एक तार निकालते हैं और उस तार के अंतिम सिरे पर एक स्लाइडिंग जॉकी होता है, सर्पी कुंजी उसका नाम है, स्लाइडिंग जॉकी भी कहते हैं, वो यहाँ पर लगा होता है और इस तार को ऐसे ही पकड़े रहता है। ठीक है, इस तरह से जैसे चिमटा होता है ना, चिमटा जैसे पकड़ता है, उस तरह से ये स्लाइडिंग जॉकी तार को कहीं भी पकड़े रहता है ए और सी के बीच में। तो इस बिंदु का जो नाम होता है उसी का नाम है बी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ABC। देखिए यहां से मिलाकर ही हम यहां पर कनेक्शन करते हैं। ये व्हीटस्टोन सेतु का सैद्धांतिक चित्र है और इसी चित्र के अनुसार हम यहाँ पर कनेक्शन करते हैं मीटर सेतु का। तो ए और बी आप देख रहे हैं, AB, ओके। इसके बीच में जो ये प्रतिरोध है P, तो ए और बी लंबाई का जो यहाँ पर तार लगा हुआ है, ये तार कांस्टेंटन का हो सकता है या मैग्नीन का हो सकता है। तो इतने लंबे तार का कुछ प्रतिरोध भी होगा, वह प्रतिरोध P है। P, ए और बी के बीच का जो प्रतिरोध है उसे हम P कहते हैं, यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से B और C के बीच का जो प्रतिरोध है उसे हम Q कहते हैं। तो यहाँ B से लेकर C तक की जो लंबाई है तार की, इसका जो प्रतिरोध होगा उसे हम कहेंगे Q। तो यह भी स्पष्ट हो चुका है। अब आइए B और D के बीच में देखिए क्या चीज है। तो यहाँ बिंदु B है और यहाँ पर D है। B और D जो विकर्ण है इसके बीच में एक धारामापी लगी हुई है, गैल्वेनोमीटर कहेंगे इसे। और यहाँ पर देखा जाए तो एक कुंजी भी है K2। लेकिन यहाँ पर अगर B और D की हम बात करते हैं तो एक शंट युक्त एक गैल्वेनोमीटर यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ कहीं कुंजी नहीं है। ठीक है, इस सैद्धांतिक चित्र में यहाँ पर कुंजी की बात हुई थी, लेकिन यहाँ पर कोई कुंजी हम नहीं लगाते हैं। ओके, तो B और D में बस केवल कुंजी छोड़कर सारा चीज है जो इसमें दिख रहा है। अब आइए A और D के बीच में देखिए क्या चीज है, A और D। तो हमने कहा कि इस पेज का भी नाम A है, इसका भी नाम A है, इसका भी नाम A है। अगर ये पत्ती D है तो इस पेज का नाम D होगा, इस पेज का भी नाम D होगा, इस पेज का भी नाम D होगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है A और D के बीच में प्रतिरोध R है, तो इसका नाम A होगा क्योंकि A पत्ती पर है, और इसका नाम D होगा क्योंकि ये D पत्ती पर है। तो यहाँ पर हम प्रतिरोधक बॉक्स को कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर एक प्रतिरोधक बॉक्स होता है, उसमें विभिन्न ओम के प्लग लगे होते हैं इस बॉक्स में, और कल हमने आपको बतलाया था ये सब प्लग देख रहे हैं बिंदु के रूप में, ये प्लग दिख रहे हैं। ये प्लग भिन्न भिन्न ओम के होते हैं। जैसे मान लीजिए 5 ओम के प्लग को आप निकाल देंगे तो ए और डी के बीच में प्रतिरोध 5 ओम हो जाएगा। अब इस प्लग को लगाकर इसमें अगर आप 10 ओम के प्लग को निकालकर बाहर कर देंगे तो ए और डी के बीच का प्रतिरोध 10 ओम हो जाएगा। इस तरह से हम चाहें तो यहाँ पर जो भी प्रतिरोध का मान दिया हुआ है विभिन्न प्लगों का, तो जो हम चाहें यहाँ पर प्रतिरोध रख सकते हैं, उस प्लग को हम निकाल देंगे, उतना प्रतिरोध यहाँ पर हो जाता है। तो इसका नाम होता है R। पता नहीं R आपके मोबाइल में दिख रहा है कि नहीं। एडमिट बीच में होते हैं ना, तो बीच में मैं देख नहीं पाता हूँ। दिक्कत ये है, आप एडमिट 5 मिनट के अंदर आपको एडमिट हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम होने लगता है बाद में। तो यहाँ पर ये R है, R ऊपर मोबाइल में नहीं दिख रहा होगा,
तो उस R को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर दिखेगा ये प्रतिरोध R है। ओके, अब चलिए, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर C और D के बीच में S लगा हुआ है, C और D के बीच में, तो यह C नाम की पत्ती है, तो इस पेज का नाम C होगा, इस पेज का नाम C होगा, इस पेज का भी नाम C होगा। तो यहाँ पर C और D के बीच में उस प्रतिरोध को हम डालते हैं, जिस प्रतिरोध का हमें प्रतिरोध निकालना होता है, वो तार हम यहाँ पर लगा देते हैं। डिवाइस मतलब जिस तार का या जिस डिवाइस का हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है, उसको हम C और D के बीच में कनेक्ट कर देते हैं, इसका नाम लिखते हैं S, ये S होता है। तो इस तरह से जो इस चित्र में दिख रहा है PQRS, तो इसमें PQ और RS आ चुका है। और आइए हम देखते हैं विकर्ण AC, विकर्ण AC। तो यहाँ पर विकर्ण AC के बीच में एक सेल है जो धारा भेजेगी और एक कुंजी है, ठीक है। यहाँ पर भी हम AC के बीच में कुछ उसी तरह से सेल डालेंगे, सेल जरूरी है तभी तो करंट जाएगा। ये सेल हो गया, ये कुंजी हो गया, एक डिवाइस और यहाँ पर डालते हैं, उस डिवाइस का नाम होता है धारा नियंत्रक। हम पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में कि धारा नियंत्रक क्या होता है, किस तरह से बनता है, इंग्लिश में इसको रियोस्टेट कहते हैं। तो धारा नियंत्रक भी हम यहाँ पर रख देते हैं। ओके, तो धारा नियंत्रक, कुंजी और सेल A और C के बीच में जुड़ा हुआ है। अब हमें व्हीटस्टोन सेतु की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चित्र के अनुसार ही ये सारा हमने सेटिंग कर लिया है। इसी को हम कहते हैं मीटर सेतु। अब मीटर सेतु से किसी तार का प्रतिरोध या किसी डिवाइस का प्रतिरोध हम कैसे निकालते हैं, अब प्रयोग विधि जानने का हम कोशिश करेंगे। प्रयोग हम कैसे करते हैं, तो ये है सेल। ओके, तो प्रयोग आप समझिए, प्रयोग हम कैसे करते हैं। सबसे पहले इस तरह से बिल्कुल हम सेट कर लेते हैं पूरे मीटर सेतु को, व्हीटस्टोन सेट के सिद्धांत पर। ये सेटिंग, ये एडजस्टमेंट हम पहले कर लेते हैं। सेटिंग हो चुका है और हम इस S का मान निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट काम हम ये करेंगे, पहले नंबर पर इसमें से कोई एक प्लग निकाल लेंगे। R में से, ये प्रतिरोधक बॉक्स में से हम कोई प्लग निकाल लेंगे, R का मान हमें मालूम हो जाएगा क्या है। ओके, R का मान हमें मालूम हो चुका है। सबसे पहले हम ये काम करते हैं। इसके बाद हम स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन हमने कर दिया। स्विच जब हम ऑन करेंगे तो ये करंट प्लस से निकलेगा और माइनस की तरफ इस तरह से ये जाएगा करंट, ठीक। अब ये जो जॉकी है, इस जॉकी को हम पकड़ेंगे और A से C के बीच में ऐसे जगह पर इसको हम स्पर्श कराएंगे कि इस गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप न हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में ये चौक है, थोड़ी देर के लिए इसी को आप समझिए कि जॉकी है। एक दूसरा जॉकी मैं ले रहा हूँ, जैसे मेरे हाथ में चौक देख रहे हैं, इसी को पल भर के लिए मान लीजिए कि जॉकी है, ठीक है, और ये सुई है। तो देखिए सुई इस तरह से है, अब इस तरह से है। जैसे जब हम स्विच ऑन करेंगे तो सुई मान लीजिए ऐसे होगी, विक्षेपित होगी ऐसे, ठीक है। यह भी हो सकता है कि विक्षेपित हो, यह भी हो सकता है कि सुई बिल्कुल इस तरह से ऊर्ध्वाधर, यह भी हो सकता है कि दाहिने तरफ विक्षेपित हो। ये तीनों स्थितियां हो सकती हैं। जब स्विच ऑन करेंगे तो या तो सुई इस तरह से होगी बाईं तरफ, या तो ये बिल्कुल ऊर्ध्वाधर होगी, या तो ये बिल्कुल इस तरह से दाईं ओर होगी। ये तीन स्थितियां हो सकती हैं। यहाँ पर एक बात आप समझ लीजिए, अगर सुई इस तरह से है तो ये जीरो को बतलाता है, ये बतलाता है कि जीरो करंट है, मतलब इस गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जा रहा है। अगर सुई इस तरह से है, बिल्कुल इस तरह से ऊर्ध्वाधर में इस तरह से है, तो हम कहेंगे कि सुई क्या है, ये करंट इसमें नहीं है। अगर ये सुई होगा तो इसको हम कहते हैं शून्य विक्षेप स्थिति।
अगर इस तरह से सुई हो तो क्या कहेंगे, शून्य विक्षेप, यानी कि विक्षेप बिल्कुल नहीं हुआ है, विक्षेप शून्य है, तो इस स्थिति का नाम होता है शून्य विक्षेप स्थिति, नल पॉइंट इसका हम नाम देते हैं, नल पॉइंट। ठीक है, ये नल पॉइंट है, कोई विक्षेप इसमें नहीं हुआ है। ओके, शून्य विक्षेप स्थिति। अब आइए, अगर इसमें करंट प्रवाहित होता है तो यह सुई या तो ऐसे होगी या तो ऐसे हो जाएगी, या तो इधर विक्षेपित होगी या इधर विक्षेपित होगी। ये डिपेंड करता है कि इसमें धारा किस तरह से प्रवाहित हो रही है, क्या डी से बी की ओर हो रही है, क्या बी से डी की ओर हो रही है, इस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि अगर डी से बी की ओर धारा प्रवाहित हो रही है और सुई बाईं ओर विक्षेपित है, तो जब धारा बी से डी की ओर प्रवाहित होगी उस समय ये दाईं तरफ ये विक्षेपित होगी। ये धारा की दिशा पर डिपेंड करता है कि ये सुई बाईं ओर विक्षेपित होगी या दाईं ओर विक्षेपित होगी। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि अगर ये सुई शून्य के सिद्ध में नहीं है, शून्य विक्षेप स्थिति में नहीं है, दाईं ओर या बाईं ओर अगर ये विक्षेपित है, तो एक तो बात क्लियर हो जाता है कि इसमें धारा बह रही है। और यदि धारा बह रही है तो यह भी क्लियर है कि व्हीट स्टोन सेतु संतुलित नहीं है, यानी कि हमारा मीटर सेतु संतुलित नहीं है। तो संतुलित होने के लिए क्या जरूरी है, संतुलित होने के लिए ये जरूरी है कि ये सुई बिल्कुल शून्य विक्षेप स्थिति को प्रदर्शित करे, तब हम कहेंगे कि इसमें कोई भी करंट प्रवाहित नहीं हो रहा है, बीटी भुजा में करंट प्रवाहित नहीं हो रहा है और नहीं भी होना चाहिए। जब नहीं होगी करंट प्रवाहित इसमें, तब हम कहेंगे कि हमारा ये मीटर से तो संतुलित है। तो हमारा दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम यही होगा कि हम इस जॉकी को खिसकाएंगे। जैसे मान लीजिए ये सुई बाईं तरफ विक्षेपित है इस पोजीशन में, तो इसको थोड़ा दाईं ओर ले जाइए, दाईं ओर। और मान लीजिए सुई का जो विक्षेप है अगर कम हो रहा है तो ठीक है, और दाईं ओर बढ़िए। माना कि हम दाईं ओर बढ़े, लेकिन अब विक्षेप इधर हो गया, दाईं ओर को हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि हम ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, अब हमें थोड़ा बैक होना चाहिए, तो थोड़ा हम पीछे होंगे। अच्छा, पीछे होंगे यानी कि हम शून्य विक्षेप स्थिति को ढूंढ रहे हैं, लेकिन पीछे में तो ज्यादा पीछे हो गए, तो ये सुई बाईं ओर हो गई, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। मतलब इस तरह से एडजस्ट करेंगे, जॉकी को ऐसे जगह पर ले जाकर फिट करेंगे कि यह सुई शून्य विक्षेप स्थिति को शो करे। अगर नहीं शो करती है तो जॉकी को हमें आगे पीछे खिसकाना ही पड़ेगा। तो ये दूसरे नंबर पर तो हम ये काम करते हैं। चलिए, हमने मान लिया कि शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त हो चुकी है। जब शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त हो जाती है तब हम क्या करते हैं, तो इसके नीचे देखिए जो तार है ए व सी, ए और सी पेज के बीच में जो तार कसा हुआ है मैग्नेट का या कॉन्स्टेंटन का, इस तार के पीछे एक पैमाना होता है और ये तार बिल्कुल 1 मीटर लंबी होती है, यानी कि 100 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है एग्जैक्ट। इसके नीचे यहाँ पर नीचे पैमाना लगा होता है, उस पैमाने पर आप सेंटीमीटर में मान पढ़ सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए बिंदु बी यहाँ पर है, यहाँ पर जॉकी है, तो यहाँ पर हम स्केल पर पढ़ लेते हैं कि कितना लिखा हुआ है। सपोज कीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 40, ओके, यहाँ पर 40 लिखा हुआ है, तो 0 से ये 40 हो गया, यानी कि 40 सेंटीमीटर हो गया। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये बता रहा हूँ। अब ये जब 40 सेंटीमीटर हो गया तो निश्चित है कि कितना होगा, 60 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इस तार की लंबाई, एसी की लंबाई एग्जैक्ट 100 सेंटीमीटर होती है। तो अगर ये खंड 40 सेंटीमीटर का हो गया तो ये दूसरा खंड 60 सेंटीमीटर का बिल्कुल होगा। तो ये लंबाई हम नोट करते हैं तीसरे चरण में। तो फर्स्ट काम हमने किया कि प्रतिरोधक बॉक्स से एक हमने प्रतिरोध प्लग को खींच लिया है, तो हमें प्रतिरोध का वैल्यू का पता चल गया है। अब ये दूसरे नंबर पर हमने शून्य विक्षेप स्थिति को प्राप्त कर लिया है और प्राप्त करके यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह लंबाई क्या है। यहाँ से हम P प्रतिरोध निकालेंगे इस लंबाई से, तो यहाँ तो हमने नंबर लिख दिया है 40 सेंटीमीटर, तो ये होगा 100-40 यानी कि 60 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ भी कोई नंबर हो सकता है, तो हम इस नंबर को मान लें L। ओके, हम मान लिए कि यह लंबाई कितनी है भाई, यहाँ से लेकर
ये जो लंबाई है एल है। ओके, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी? हम जानते हैं कि तार जो है 100 सेंटीमीटर का है, तो 100 में से एल को हम घटा देंगे तो ये लंबाई सेंटीमीटर में प्राप्त हो जाती है। तो P हम ज्ञात करेंगे एल लंबाई से। एल लंबाई से हम P के वैल्यू को प्राप्त कर लेते हैं और Q लंबाई से Q के वैल्यू को हम प्राप्त करते हैं 100 माइनस एल लंबाई से, इसको प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से हमें पी क्यू आर मिल जाता है और जब पी क्यू आर मिल जाता है तो इसका मान हम निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त हो चुकी है, अर्थात मीटर से तो बैलेंस्ड है, संतुलित है। इस स्थिति में हम लिख सकते हैं पी अपान क्यू इक्वल टू आर अपान एस, और यहाँ पर पी का वैल्यू, क्यू का वैल्यू, आर का वैल्यू रखते हैं। आर का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से मिल जाता है। पी और क्यू का वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, तो P का वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमने L को नोट कर लिया है हमने, और यदि लंबाई मालूम है तो हम प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिरोध का फार्मूला आप जानते हैं, R इक्वल टू रो L अपान A, ये हमने पढ़ा था फार्मूला। तो ये R क्या है? प्रतिरोध है। तो कोई भी प्रतिरोध यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर P हो सकता है, यहाँ पर Q हो सकता है। ओके, प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? रो L अपान A। रो क्या है? ये जो एसी तार है, मैग्नीन का हो या कॉन्स्टेंटन का हो, उसका ये विशिष्ट प्रतिरोध है। तो हमको पहले से विशिष्ट प्रतिरोध का पता होता है कि जिस तार को लिया गया है इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। तो ये तो मान लीजिए निकल गया। एल लंबाई तो हमने निकाल लिया है, लंबाई, और मोटाई चाहिए यानी कि पाई आर स्क्वायर। तो तार की मोटाई, तार की त्रिज्या ज्ञात करके पाई आर स्क्वायर यहाँ से भी निकाला जा सकता है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रतिरोध ज्ञात हो जाता है, प्रतिरोध P, प्रतिरोध Q। तो अगर यहाँ पर हम फार्मूला की बात करें कि P का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, तो रो विशिष्ट प्रतिरोध है, L जो लंबाई का हमने माप किया है, और अपान A यानी कि तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। इसलिए हमने कहा कि तार के पूरे लंबाई में सर्वत्र इसकी मोटाई एक समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं तार की मोटाई अधिक हो, कहीं तार की मोटाई कम हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब यहाँ Q अगर हम निकालें तो रो तो वही रहेगा, ये L, अगर ये L है तो यहाँ पर Q वाली लंबाई क्या हो जाएगी? 100 ऋण L होगी, ये अपान A हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं मीटर क्षेत्र के इस फार्मूले में कि P अपान Q है, तो यहाँ से हम चाहें तो P अपान Q ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें देखिए रो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। ओके, तो बचा क्या? तो यहाँ पर बचा L अपान 100 माइनस L। तो अंततः तो बचती है लंबाई ही, तो यहाँ पर स्पष्ट हम लिख सकते हैं P अपान Q इज इक्वल टू L अपान 100 माइनस L। तो यहाँ पर हमने देखा था P L लंबाई है और Q ये जो है 100 माइनस L है। तो अगर हम P अपान Q की बात करते हैं तो हो जाएगा L अपान 100 माइनस L। अगर ये सेंटीमीटर में है तो यहाँ तो अनुपात है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाता है, यानी कि यहाँ पर हमको केवल एक अनुपात प्राप्त होता है, L और 100 ऋण L के बीच एक अनुपात यहाँ पर मिल जाता है, और वह अनुपात हम P अपान Q के स्थान पर रख देते हैं। यही कारण है कि P अपान Q यानी कि जो P भुजा है, जो Q भुजा है, इस भुजा का नाम ही रखा गया अनुपाती भुजा, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं होती है, यहाँ पर तो हम सिर्फ एक अनुपात निकालने का काम करते हैं। इसलिए P बटा Q को हम कहते हैं, मैंने P को कहते हैं, Q को कहते हैं कि ये अनुपाती भुजा है, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। ओके, अब आइए, तो इसका नाम अनुपाती भुजा हो गया, तो P अपान Q निकल गया। R का मान एग्जैक्ट ओम में होता है, जो हम यहाँ से प्राप्त कर चुके होते हैं, और यहाँ से हम S का वैल्यू निकालते हैं। S इक्वल, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि S का वैल्यू क्या होगा। P अपान Q की जगह पर हम वैल्यू रख देते हैं, R की जगह पर R का वैल्यू रख देते हैं, और उसके बाद S का वैल्यू हम यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। तो ये तो रहा, एक बार इस तरह से हमने प्रयोग किया। लेकिन जिस तार का या जिस डिवाइस का हम प्रतिरोध ज्ञात करना चाह रहे हैं, ज्ञात कर रहे हैं,
वो केवल एक कोशिश में ज्ञात नहीं हो पाता है, हमें इस प्रैक्टिकल को बार बार करना पड़ता है शुद्ध से शुद्ध मान प्राप्त करने के लिए। इसलिए एक हमने ये प्रैक्टिकल किया, कुछ यहाँ पर एस का मान आया, उसको हम नोट कर लेते हैं, फिर दोबारा करते हैं, फिर उस मान को भी हम नोट करते हैं। इस तरह से कम 5 वैल्यूज हम ये लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना है उसको यहाँ पर रख देते हैं और प्रतिरोधक बॉक्स को यहाँ पर रख देते हैं, और इस तरह से रख करके एस के और हम 5 वैल्यूज निकालते हैं। इस तरह से 10 वैल्यूज हो गए। 10 वैल्यूज का एक हम औसत मान निकाल लेते हैं, और जब औसत मान निकालता है तो हम मान लेते हैं कि जो हमको डिवाइस या जो हमको तार दिया गया था प्रतिरोध निकालने के लिए, वह प्रतिरोध इतना ही है। हालांकि फिजिक्स में कोई भी हम प्रैक्टिकल करते हैं तो कुछ एरर जरूर आता है, कुछ एरर की कहीं भी संभावना होती है, तो वह त्रुटि हो सकती है। वो त्रुटि संशोधन में जाकर उसको हम क्लियर करते हैं। लेकिन यह मीटर सेतु से किसी दिए गए तार का प्रतिरोध इसी प्रकार से हम निकालते हैं। ये ढंग हमने आपको बतलाया। ओके, ठीक है, आज की पढ़ाई हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। के बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा हम SN सिंह लाइव क्लास में कर चुके हैं। यदि आप भी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 96 16 72 78 46 पर अपना नाम व क्लास सेंड करें। SN सिंह लाइव क्लास जूम ऐप पर चल रहा है। मेरा ID 5563633017 तथा पासवर्ड QWERTY 123 है। धन्यवाद।